अगर आप इस साल केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हो तो अगर ये वीडियो स्किप कर दिया तो या तो आपके अननेसेसरी पैसे खर्च होने वाले हैं या तो आप बहुत बड़ी समस्या को झेलने वाले हो, फेस करने वाले हो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा ट्रैकिंग से लेके कितना बजट लगता है, क्या पैकिंग करनी है, खाना पीना, होटल वगैरह सारी चीज़ें मैं A to Z सारी डिटेल दूंगा आपको वीडियो में कि कैसे जाना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहली बार जाते हैं वो गलतियां वो करते ही करते हैं, क्योंकि लोग नई जगह होती जानते हैं इस बारे में। मैं भी जब पहली बार गया था तो मैंने भी गलती किया था और मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप लोग ना करें, नहीं तो उस गलती से कई बार बहुत सीरियस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि केदारनाथ कब जाना चाहिए, कब जाना बेस्ट होगा, कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए और कितना टोटल बजट लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि केदारनाथ हमको कब जाना चाहिए। क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर क्या होता है कि मानसून चेंज होता है, मौसम 2-2 मिनट में चेंज होते रहते हैं। कब सेफ रहेगा, क्योंकि लैंडस्लाइड होती रहती है, बहुत सारी समस्या होती है वहाँ पर। ये पहाड़ी इलाका है, हवा चलती है, बर्फीली हवा चलती है, कहीं टेम्परेचर माइनस में होता है, कहीं बारिश होने लगती है, कहीं पत्थर गिर रहा है, कहीं पहाड़ गिर रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आप लोगों को पता है कि वहाँ का हाल क्या है। कई बार समस्याएं बहुत सीरियस हो जाती हैं, कई लोग जान भी गंवा देते हैं वहाँ पर। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले ही मैं कुछ चीज़ें बता दूँ जो इम्पोर्टेंट। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं तो आपके जो दादा दादी हैं, जो एजेड हैं, जो 50+ 60 की एज में है, कोई प्रॉब्लम है, और जो बच्चे, इन चीज़ों से अगर आप इन लोगों को नहीं ले जाएं तो ज़्यादा सेफ रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम घोड़े से या इन सब चीज़ों से जा सकते हैं तो बड़ी समस्या है। दोस्तों देखिए, घोड़े से क्या है, घोड़े से भी कई सारी प्रॉब्लम है, रास्ते बहुत गड़बड़ हैं, कई बार घोड़े गिरते हैं, चोट लगती है, सीरियस चोट लगती है। तो अगर सेफ आप बच्चों को और जो एजेड है, जैसे अगर कोई 55-60 साल के हैं या कोई तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, उस हिसाब से फिजिकली फिट नहीं है तो ना जाएं। तो क्योंकि वो जगह ऐसी है कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इस भरोसे पे नहीं जाएंगे घोड़ों से, उन सब से सुविधाएं हैं बट उसके साइड इफेक्ट भी है, क्योंकि रास्ते बहुत खराब है। तो कई बार घोड़ों के भी पैर स्लिप करते हैं, घोड़े भी गिरते हैं और भीड़ भी कई बार ज़्यादा होती है तो प्रॉब्लम होती है। और ऊपर बारिश वारिश मौसम होता है, टेम्परेचर माइनस होता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप लोग एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि बच्चे और बूढ़े अगर फिट हैं या ना ले जाए तो ज़्यादा बढ़िया। बाकी आपकी इच्छा है, आप अपने ऊपर ले जा सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ एक, कि आप अगर ना ले जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि केदारनाथ कब जाना बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि केदारनाथ का जो द्वार है वो अप्रैल में खुलता है, मोस्टली वो अप्रैल लास्ट तक में खुलता है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट है कि जब ये खुलता है आप अप्रैल से जून तक के बीच में कभी भी आप जा सकते हैं, अप्रैल मई और जून के थोड़ा स्टार्टिंग में। क्योंकि क्या था उस टाइम पे वहाँ पे बारिश नहीं होता, क्योंकि उसके बाद से यहाँ पे बारिश का सीज़न आता है और वहाँ भी बारिश का सीज़न आता है। इसके उसका होता है कि बारिश में लैंड स्लाइड दुनिया भर की चीज़ें होती है, बड़ी समस्या होती है और ठंड भी बढ़ जाती है। और भीड़ तो कह सकते हैं लास्ट में बारिश की वजह से थोड़ा सा कम होता है। बाकी आप जब भी जाइए तो मौसम अपडेट एक बार आप जरूर लेके जाइए जब भी आप जा रहे हैं। कभी कभी क्योंकि वहाँ पे मौसम का कोई वो नहीं है, पहाड़ी इलाके हैं तो चेंज होते रहते हैं, तो जब भी आप जाइए तो एक बार वहाँ का मौसम चेक जरूर कर लीजिए। दूसरी चीज़, कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। तो दोस्तों हमको मिनिमम 7 दिन का प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं से जा रहे हैं तो एक दिन आपका जाने में वहाँ पर, एक दिन आने में लग जाएगा, आपके पास 5 दिन बचेंगे। 5 दिन में से आपके पास हरिद्वार से सोनप्रयाग गौरीकुंड जाना और फिर वहाँ से एक दिन आपको समझिए चढ़ने में लगेगा, एक दिन उतरने में लगेगा, 2 दिन ये हो गया और 2 दिन आने जाने का, 4 दिन हो गया। और दोस्तों आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने में 1-1.5 दिन लग जाएगा, जाने में 1-1.5 दिन आने में लग जाएगा। क्योंकि क्या होता है तो बहुत ज़्यादा 200-250 किलोमीटर के आसपास में, बट प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है आपको श्रीनगर में और ऋषिकेश के आसपास में और कई सारी जगहों पर कई बार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है। दोस्तों मुझे खुद 14 घंटे लगे थे, मैं गाड़ी से गया था, खुद से ट्रैवल गाड़ी से गया था दोस्तों। 14 घंटे लगे थे हमको जाने में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता। तो दोस्तों उसके बाद हम जानेंगे कि टोटल कितना बजट लगना होगा, कितना पैसे खर्च होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके लिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप लोग कितने लोग जा रहे हो, परिवार के साथ जा रहे हो और किस तरह। बहुत जैसे बहुत लोग हैं आजकल तो इन्फ्लुएंसर हैं, लोग वीडियो बनाने के लिए जाते हैं, तो सिंगल अकेले जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बजट वहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें तो आपको खर्च करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों लगभग पर पर्सन के हिसाब से अगर आप अच्छा खासा जाना चाहते हो
तो 5 से 10 हज़ार के बीच में आपको अच्छा ठीक ठाक से आप जाके आ सकते हो आराम से, बढ़िया से आपको खाने। क्योंकि क्या होता है मेनली जो आपको खर्च होता है आप नीचे कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, बट अब आप जो जब ऊपर चढ़ते हो तो आपको वहाँ पे पानी की बोतल, खाने पीने की चीज़ें और रेन कोट और शूज़ कवर, छोटी छोटी चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं। और अगर आप वहाँ पे रात में पहुँचते हो तो होटल वगैरह आप लेते हो, तो होटल वगैरह लेते हो तो वहाँ के ऊपर केदारनाथ में होटल वगैरह का कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा खर्च आता है। बाकी आप अगर उतना मेंटली और फिजिकली फिट हो और थोड़ा सा आपको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, तो आप अगर अकेले जा रहे हो तो आप बचा सकते हो कई सारी, क्योंकि आप ऊपर भी लोग टेंट ले लेते हैं, टेंट में आप रह सकते हैं तो कम पैसे लगते हैं। बट अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपको सेफ्टी चाहिए, लेडीज़ हैं या बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे होटल लेना पड़ेगा, खाने पीने का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो मेन ये है। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों, जब भी अगर आप जाइए तो कैश थोड़ा ज़्यादा लेके जाइए, क्योंकि ऊपर नेटवर्क नहीं रहता दोस्तों, नेटवर्क नहीं रहता। और जितने भी दुकानदार हैं जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं तो वहाँ पर यूपीआई थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर दोस्तों अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज़ ये है कि नेटवर्क प्रॉब्लम। तो दोस्तों आपको मेनली 2 सिम वहाँ पर एक्टिव रहती है ज़्यादा, जियो और एयरटेल, ये दोनों में से कहीं कहीं ये भी नहीं चलती, बट ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज होती है जो कि चलती हैं। वीआई बहुत रेयर होता है, कहीं कहीं हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होता है। तो आप अगर जा रहे हैं तो आप जियो या एयरटेल ट्राई करिए, किसी के पास है तो आप लेके जाइए। दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये अच्छी बात ये होती है कि अगर आप ऑनलाइन कर लेते हैं जाने से पहले ही, तो आपको वहाँ पे जाके लाइन नहीं लगाना पड़ता, परेशानियों का समस्या नहीं सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि रजिस्ट्रेशन करते क्यों हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन होता है कि एक डेटा होता है गवर्नमेंट के पास, कोई प्रॉब्लम होती है, किसी सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट के पास एक डेटा होता है कि कौन गया कौन नहीं गया, तो आईडी वगैरह लगती है। तो दोस्तों सबसे अभी जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। दोस्तों आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मैं लिंक आपको दे दूंगा, ऑनलाइन का लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और दोस्तों ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़िए, ऑनलाइन कर लेंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद भीड़ ज़्यादा होती है और प्रॉब्लम होती है। आप अगर ऑलरेडी भी यहाँ से करके जाएंगे तो आपके लिए सेफ रहेगा, टेंशन एक खत्म रहेगी। और दोस्तों अब हम जानेंगे कि टोकन क्या होता है। दोस्तों टोकन ये होता है जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं, केदारनाथ मंदिर पहुँचते हैं, तो मंदिर के दर्शन से पहले ही टोकन होता है। टोकन होता है वो आप जो रजिस्ट्रेशन लिए रहते हो या अपनी आईडी दिखाकर, या आप जो रजिस्ट्रेशन करवाते हो उसको प्रिंट आउट दिखाकर आपको टोकन मिलता है। टोकन मतलब होता है एक टाइम मिलता है आपको कि इस टाइम के बीच में आपको दर्शन करना है या आप उस टाइम के बीच में दर्शन करेंगे। और दोस्तों कब करना चाहिए, हमको रजिस्ट्रेशन कब करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जाने से पहले, जैसे अप्रैल में गेट खुलता है दोस्तों, तो उसके पहले से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाते हैं। तो आप जाने से पहले जब भी आप जाइए तो रजिस्ट्रेशन करके तब जाइए, आप डेट टाइम सब वगैरह देख के। दोस्तों हम अब ये जानेंगे कि हम वहाँ पर कैसे पहुँचे, केदारनाथ मतलब केदारनाथ कैसे पहुँचे और रूट क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको, अगर आप कहीं भी रहते हैं तो आप दिल्ली जाइए, फिर दिल्ली से आपका हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से सोनप्रयाग, गौरीकुंड, फिर केदारनाथ। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि देखिए दिल्ली से आप हरिद्वार पहुँचते हैं, आप कहीं से भी जाएंगे तो आपको हरिद्वार जाना ही पड़ेगा। हरिद्वार अगर दिल्ली से आप मुंबई या कहीं और रहते हैं तो आप दिल्ली होके जाइए, अगर कोई डायरेक्ट रूट है आपके यहाँ से हरिद्वार का तो आप वहाँ से हरिद्वार जा सकते हैं। बट मेन रूट जो है आपको हरिद्वार जाने पड़ेगा, लास्ट जो स्टेशन रहेगा वो आपका हरिद्वार रहेगा। दोस्तों हरिद्वार के बाद आपका ऋषिकेश पड़ता है, तो मैंने आपको इसीलिए कहा था मिनिमम 7 डेज बनाइए, क्योंकि वहाँ पर जाने पे कई सारी चीज़ें रास्ते में पड़ती है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। जैसे ऋषिकेश हो गया, आपको सोनप्रयाग हो गया, देवप्रयाग हो गया, कुछ कुछ चीज़ें बीच में, रुद्रप्रयाग है, इन सब। और एक सबसे वो है कि धारी देवी मंदिर है, एक बीच में पड़ता है दोस्तों, वहाँ पर भी आपको दर्शन करना चाहिए, क्योंकि उनको रक्षा देवी कहा जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि 7 से 8 दिन ये मिनिमम बता रहे हैं, आपको लगभग 10 दिन का बनाएंगे तो आप ये सब सारी जगहों पर घूम सकते हैं थोड़े थोड़े टाइम पे। लेकिन अगर आप 7 दिन का बनाते हैं तो थोड़ा सा कंजेस्टेड रहेगा, मतलब टाइम कम रहेगा आपका, हड़बड़ी में घूमेंगे। तो ऐसी जगह आप जब भी जाइए थोड़ा सा टाइम लेके जाइए, आप सुकून से जो जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो घूम के देख के आइए आराम से। और क्योंकि ये सारी चीज़ें रास्ते में पड़ती हैं तो आप ये होकर थोड़ी थोड़ी देर रुक के आप ये सब चीज़ों पर होकर, जैसे बहुत लोग देवप्रयाग में देवप्रयाग में लोग स्नान करते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 नदियों का संगम है, वहाँ पे बहुत लोग स्नान करते हैं। धारी देवी मंदिर वहाँ पर लोग दर्शन करते हैं, तो आपको वहाँ पर टाइम लगता है। तो ऋषिकेश है, ऋषिकेश में आप जाते हैं, वहाँ पर भी लोग स्नान करते हैं और आरती देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा टाइम लेके जाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपका सफ़र शुरू होगा
अगर हरिद्वार पहुंचने के बाद तो दोस्तों आपको हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट जो है वहाँ पे आपको स्नान करना पड़ेगा, वहाँ से जल लेके फिर आगे के लिए आप बढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये रूट है दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, उसके बाद आपको केदारनाथ पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए, जब आप हरिद्वार पहुंचते हैं तो हरिद्वार से आपको ऋषिकेश जाना है, फिर सोनप्रयाग, तो रूट करना अब जाए कैसे। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपके पास कई सारे ऑप्शन है। एक तो होता है कि सरकारी बसें चलती हैं, वहाँ से सरकारी बस से आप जा सकते हैं, तो आप कम खर्चे में जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर आपको अपने हिसाब से घूमना है, ट्रैवल करना है, तो आप वहाँ पे बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज हैं, आप वहाँ से जा सकते हैं। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ट्रैवल एजेंसी वाले क्या होते हैं, वहाँ पर कोई थोड़ा सा जब सीजन होता है तो रूल वहाँ पर नहीं होता, कोई 4,000, कोई 6,000, कोई 8,000, कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 20,000 ऐसे करके मांगते हैं। तो आपको बहुत एक्सप्लोर करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कितने पैसे इसके एक्चुअल में होते हैं। वैसे तो ज़्यादा है नहीं, 2-250 किलोमीटर के आसपास में, बट प्रॉब्लम ये होती है कई बार ट्रैफिक इतना लंबा होता है कि वहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं उनको टाइम लग जाता है, 6-6 घंटे 8-8 घंटे लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों मैं जब गया था तो बेसिकली वहाँ पे गया था ऑफ सीजन में, 4500 से रेट होता है, 4500 से लेके 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 20,000, 25,000 ऐसे करके होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक होता है फिर शेयरिंग कैब होता है, जो ट्रेवलर वाली आती हैं 10, 15, 20 बच्चे जो होते हैं, या जो प्राइवेट गाड़ी आती है उसमें शेयरिंग वाले होते हैं, मतलब 10 अलग अलग जगह के लोग एक साथ में जाते हैं, तो वहाँ पे शेयरिंग हो जाता है, तो वहाँ पे पैसे कम लगते हैं। आपको अगर अकेले जा रहे हैं तो पैसे कम पड़ते हैं। बट दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको पर्सनल गाड़ी करके ट्रेवल एजेंसी के थ्रू जाना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्ट रेट क्या होता है और कैसे हम ज़्यादा ऐसा क्या वो करें कि इससे हमें ज़्यादा ना पड़े, पैसे खर्च ज़्यादा ना हो, मतलब ओवर नहीं देना पड़े। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर ऑफ से जाते हैं तो 4500, नहीं तो आपको 6,000 से लेकर 9,000, 10,000 तक पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले ये आप समझिए, अगर कोई 6,000, 7,000, 6,000 से स्टार्टिंग है, तो अगर कोई व्यक्ति आपको 6,000 रुपये कहीं मिल रहा है तो आप ट्राई करिए, पहले 6,000, 7,000 में मिल रहा है तो आप चले जाइए, बहुत एक्सप्लोर मत करिए। क्योंकि हमने भी यही गलती की थी, हमने यही गलती की थी कि जो हम पहली बार जहाँ पे गए थे उन्होंने 9,000 बताया, तो हम लोग बात करते करते 6,000 पे आ गए थे। बट मुझे लगा कि अभी भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि इतना ट्रैफिक लगता है, इसकी वजह से ट्राइबल लोग नहीं जाते हैं। तो प्रॉब्लम दोस्तों यही हुई थी, तो फिर बाद में हमको 9,000 करके जाना पड़ा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप हरिद्वार जाइएगा गाड़ी कर रहे हैं तो आप सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि सुबह आप जल्दी निकलते हैं तो आपको थोड़ा सा ट्रैफिक कम मिलता है और आप टाइम से सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। अगर रास्ते में आपको कहीं रुकना है, जैसे ऋषिकेश, देवप्रयाग, इन सब जगहों पर रुकना है, तो आप रुकते रुकते भी जा सकते हैं और टाइम से आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। तो अगर आप टाइम सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर आपको रात को स्टे मिल जाएगा, आप तैयार हो जाएंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। फिर वहाँ से आप गौरीकुंड जा सकते हैं, गौरीकुंड वहाँ से आप जाएंगे तो सोनप्रयाग दोस्तों जब आप पहुँचेंगे तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए दोस्तों बुलेरो मिलती है, वहाँ बुलेरो चलती है दोस्तों, वो एज अ गवर्नमेंट टैक्सी टाइप की है। तो पर पर्सन 50 रुपये लगता है और एक गाड़ी में ड्राइवर को लेकर 13 लोग बैठते हैं दोस्तों। तो कई बार क्या होता है, वो 50 रुपये के जगह 100 भी लेते हैं जब अगर भीड़ ज़्यादा होती है, ऐसी प्रॉब्लम कोई हो गई। और वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर भी ट्रैफिक लगता है और गाड़ियाँ कम आती जाती हैं। तो आपको पर पर्सन 50 रुपये लगे, कहाँ से, सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। तो मैं आपको क्लियर हो गया दोस्तों कि आपको अगर हरिद्वार से निकलना है तो आप सुबह जल्दी निकलिए, फिर हरिद्वार से आप ऋषिकेश, सोनप्रयाग, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, धारी देवी, सारी चीज़ें होते होते आप पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। तो दोस्तों अगर आपको बीच में रुकना है तो आप रुकते हुए जा सकते हैं, वहाँ गाड़ी वाले से पहले आप बात कर रखिए, हाँ भाई यहाँ पर 2 स्टॉपेज चाहिए, तो वो उसके हिसाब से आपको कर देंगे। और एक चीज़, अगर आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पैकेज ले सकते हो 3 दिन 4 दिन का। वो क्या होता है, आप ड्राइवर से वहाँ ट्रैवल एजेंसी में बात करते हो तो 45 रुपये पर डे का पड़ता है, जो एक्चुअल रेट होता है, और ना आपका नुकसान ना उनका नुकसान। तो 45 रुपये पर डे के हिसाब से होता है। आप यहाँ से जाइए हरिद्वार से, फिर आप जितने दिन आपको लगते हैं दर्शन करके वापस आने में, पर डे का 45 रुपये चार्ज होता है। और या तो फिर आप जाने का अलग कर लीजिए, वहाँ से आप लौटेंगे तो आपको सोनप्रयाग से वहाँ से गाड़ी टैक्सी मिल जाएगी। हालांकि पैसे का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कोई 9,000, 7,000, 8,000 इन सबसे कम में नहीं आते हैं। फिर दोस्तों ये रहा आपका रूट। तो आप अगर हरिद्वार से ऋषिकेश सब चीज़ें होके अगर आप सोनप्रयाग पहुँचते हैं तो सोनप्रयाग से क्या होता है, आपको टैक्सी मिलती है, जो बुलेरो चलती है, वहाँ पर बुलेरो और सोमो चलती है, ज़्यादातर बुलेरो होती है। फिर वहाँ से आप आते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड दोस्तों एक कुंड है जिसमें गर्म पानी होता है, आप वहाँ पर स्नान करते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी चढ़ाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आप केदारनाथ कितने टाइम में चढ़ जाते हो। देखिए बहुत लोग हैं, एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आप रास्ते में जितने भी लोग मिलेंगे आपको, आप ये किसी से पूछ रहे हो तो कोई आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि भैया हाँ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर है, और आपको भी ऐसा लगेगा कि दोस्तों की रास्ते ख़त्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि कुछ
चढ़ाइयाँ इतनी हार्ड हैं, कठिन हो जाती हैं। जब आप कुछ किलोमीटर जाते हैं उसके बाद चढ़ाइयाँ खड़ी हो जाती हैं और रास्ते एकदम पत्थर के हैं। और समस्या ये होती है दोस्तों कि बीच में जो घोड़े वोड़े हैं, इन सब चीज़ों से समस्या होती है, तो आपको इनसे बच जाना है। तो दोस्तों मैं बता रहा था आप लोगों की ट्रैक, मतलब आपको ट्रैक की डिटेल क्या है, कितना किलोमीटर है, रास्ते कैसे हैं, ये सब चीज़ें। तो दोस्तों लगभग जो आपको चलना पड़ेगा वो एक तरफ का 22 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 22 किलोमीटर जाना, 22 किलोमीटर आना। और रास्ते काफ़ी मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि पथरीले हैं और बारिश भी होती रहती है। उसमें आपको घोड़ों की जो बेस्ट है, घोड़े मिल जाएगा आपको, और घोड़े वाले भी मिल जाएंगे जो कि काफ़ी परेशान करते हैं आपको, तो उनसे आपको सावधान रहना। और दोस्तों अब बताते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है, वहाँ पर क्या क्या आप रख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मेन जो है बेसिक, वो आपका आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन और कुछ कैश और मोबाइल, पावर बैंक, की सारी चीज़ें आपको रखनी है। पावर बैंक तो आपको लेके जाना अगर है तो, क्योंकि ऊपर चार्जिंग का बड़ा समस्या है लाइट वगैरह का, और लाइट कई बार चार्ज नहीं होता है लाइट्स हैं बट उतना अवेलेबिलिटी नहीं। तो आप अगर पावर बैंक है नहीं है तो आप मिल रहा है तो उस चार्ज ले सकते हैं या खरीद सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रोल करता है। क्योंकि आपको कहीं घर में बात करनी हो, किसी से बात करनी, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूरी है आप एक पावर बैंक तो ज़रूर लेके जाइए। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि पैकिंग, पैकिंग क्या क्या करें, पैकिंग में क्या ले जाएं क्या नहीं ले जाएं। दोस्तों मैं आपको बता दूं पैकिंग में आपको क्या ले जाना है। दोस्तों पैकिंग में आप तो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, अब आप समझिए पैकिंग में कपड़े कैसे ले जाने हैं, क्या क्या पैक करना है। तो दोस्तों कपड़ों में आपको ठंड वाले कपड़े ले जाइए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, ठंड वाले का मतलब हुडी लेके मत जाइए, ऐसे ठंड वाले कपड़े मत ले जाइए, या वुलन मतलब ऊनी वाले मत लेके जाइए जो कि वजन में हैवी हो। क्योंकि पहली चीज़ तो जब आप ऊपर जाते हैं तो आपका वेट ऑलरेडी, आप जब चढ़ेंगे ऊपर तो आपको थकान लगती है कपड़ों की वजह से, बॉडी ऑलरेडी जैसे ऊपर ऊपर जाएगी आपको थकान लगनी शुरू हो जाएगी, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हैवी लगने लगेंगी। और अगर ऊपर से आप हैवी हैवी हुडी ले जाते हैं या कोई ऊनी टाइप का कपड़ा ले जाते हैं तो फिर आपको और हैवी लगेगा, और उसके साथ अगर बारिश हो गई कहीं आप भीग गए तो और ज़्यादा हैवी लगेगा। तो आप कोशिश करिए कि जो वाटर प्रूफ टाइप के पन्नी टाइप की जैकेट्स आती हैं, विंड शील्ड जिसको कहते हैं, विंड टाइप शील्ड टाइप का, वो आप उस तरीके लेके जाइए। और ऐसे कपड़े लेके जाइए जो कि मतलब बहुत है वजन में ना हो लेकिन ठंड को रोकते हों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जब घर से जा रहे हैं तो अगर आपके घर पे अगल बगल में रेनकोट, सबसे जरूरी चीज़, अगर आप रेनकोट अगर आपके पास है घर पे तो लेके जाइए यहीं से, और नहीं है तो कोई बढ़िया सा रेनकोट खरीद लीजिए। और या तो फिर कम पैसे वाले में 150 के मिल रहे हैं, 50 के मिल रहे हैं तो 2-4 यहाँ से खरीद जाइए, नहीं 100 रुपये में वहाँ मिलते ही हैं। बाकी केदारनाथ के ऊपर 200 रुपये के मिलते हैं दोस्तों, मैंने खुद 200 रुपये के ऊपर खरीदा था। और पानी की बोतल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऊपर दोस्तों 120 रुपये की एक बोतल मैंने खुद लिया है, ये हाई रेट है वहाँ का। 90, 100, 110, 120 ऐसे मिलता है आपको दोस्तों। शूज़ कवर आपको लेके जाने हैं, 100 रुपये का वहाँ मिलता है, इससे कम कवर आपको यहाँ मिल रहा है तो ले लीजिए। कम से कम 3 लेके रखिए, क्योंकि जाना है आपको, आना है, उसमें क्या होता है रास्ते नहीं सही है तो फट जाते हैं। तो 3 आप रख के चलिए, एक जाने का, एक आने का, एक एक्स्ट्रा रखिए, बीच में कई बार फट जाते हैं तो क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब होते हैं। तो 3 आप मान के चलिए मिनिमम आप रखें शूज़ कवर। और दोस्तों जूते आपको ऐसे लेने हैं जो कि हल्के हों और वाटर प्रूफ टाइप के हों, वो कपड़े वाले नहीं हो जो गीले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों वहाँ ऊपर टेम्परेचर माइनस में होता है रात के टाइम में हो, और कई समय में टेम्परेचर वहाँ बढ़ता घटता रहता है, माइनस तक में जाता है, 3-4 डिग्री 5 डिग्री तक जाता है। तो दोस्तों आपको ठंड पैरों से ही लगती है। कई बार जब आप वो चलते हैं तो रास्ते में कीचड़ पानी मिट्टी से आपके जूते भीग जाते हैं, बट आपको पता नहीं चलता है और ठंड आपको वहीं से लगती है। क्योंकि मेरे साथ सेम चीज़ें हुई थी, मेरा जूता पूरा भीग गया था, मोजा पूरा भीग गया दोस्तों। मैं जब ऊपर पहुंचा तो मुझे ठंड लगने लगी और मुझे पता नहीं चल रहा था। जैसे शूज़ कवर हो गया, पावर बैंक की सारी चीज़ें आपको लेके जाना, टॉर्च वगैरह सब लेके जाना है। तो जैसे कि मैंने पूरी वीडियो में बाकायदा पूरा आपको डिटेल में बता दिया है कि क्या रूट है, कैसे जाना है, क्या क्या लेके जाना है। और खाने में आपको दोस्तों मैंने आपको बताया ड्राई फ्रूट ले जाना है, क्योंकि बहुत वैसा खाना वहाँ पे खाया नहीं जाता। आप सफ़र करते बाकी खाना वहाँ मिलता है रास्ते में, है मैगी वगैरह और खाने दाल चावल सारी चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा सा कॉस्टली मिलती हैं, मिलती हैं दोस्तों। रीज़न ये है कि आप जितना लोड लेके जाएंगे, वजन जितना लेके जाएंगे, आपको चढ़ने में उतनी प्रॉब्लम होगी, उतरने में भी उतनी प्रॉब्लम होगी। इसलिए सामान जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम सामान लेके जाइए। और दोस्तों कपड़ों की बात नहीं, कपड़े आपको सिर्फ एक पहन के जाना है, एक उतर के आना है, और एक आप दर्शन करने के लिए सुबह रख सकते हैं। तो 3 मतलब एक पहन जाने 2 लेके जाने मिनिमम। और दोस्तों आप ग्लव्स की जरूरत नहीं पड़ती है, और सॉक्स आप एक्स्ट्रा जरूर रख लीजिएगा 4-5, क्योंकि गर्मी और बारिश पसीने की वजह से भीग जाता है। तो आप 4 मिनिमम 4, 3 से 4 जो है सॉक्स आप रखिए ही।
और सब पूरे। और एक चीज़ दोस्तों, वहाँ पर जब आप चढ़ाई करके, बहुत लोग क्या है गौरीकुंड नहा के चढ़ाई करके स्नान कर ऊपर दर्शन करते हैं, कुछ लोग स्नान करते हैं दोस्तों। ऊपर पहुँचने पर, जब ऊपर पहुँचते हैं मंदिर से 1 किलोमीटर पहले, तो दोस्तों वहाँ पर आपको नहाने का ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नदी वगैरह ऐसा कुछ है, क्योंकि टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है, तो बहुत लोग नहीं नहाते, ऐसे दर्शन करते हैं। कुछ लोग नहाते तो उसके लिए सुविधा होती है, वहाँ पर गर्म पानी मिलता है, बाल्टी 150 रुपये बाल्टी, 100 रुपये बाल्टी ऐसे करके मिलता है, तो आप वहाँ पर नहा के बहुत लोग चेंज करके फिर दर्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी पूरी वीडियो आपको मैंने डिटेल में बता दी कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, क्या रूट होना चाहिए, किस मौसम में जाना चाहिए, क्या लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए। और दोस्तों जब भी आप जाइए, देखो भीड़ और मौसम चेक करके जाइए। जब आप चाहे 26 में 27 में जा रहे हैं, कभी भी जाइए, तो जाने से पहले आप एक बार जरूर अपडेट ले लीजिए वहाँ का। तो दोस्तों लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और रास्ते में पानी पीने का, टॉयलेट वगैरह सब है। तो भीड़ उड़ की वजह से कुछ कुछ थोड़ी सी समस्या है, कहीं कहीं पे गड़बड़ है, बाकी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, और आप जब भी जाइए तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, और पूरा टाइम लेके जाइए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आप मेरे ब्लॉग को देख सकते हैं, पूरे ट्रिप का मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, जो कि 8 पार्ट में मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आपको विजुअल्स मिल जाएंगे, हाँ कैसा रूट है, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, कैसे क्या समस्या है, कैसे रास्ते हैं, पूरा सब कुछ उसमें वीडियो में पड़ा हुआ है। आप जाके देख सकते हैं, विजुअल आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।